Hello everyone, welcome to ePedagogue. My name is Ishan Tripathi and we have been doing class 8th geography. हमने अभी तक chapter 3 complete कर लिए हैं and today what we are going to do is the question and answers which are of chapter 3. I hope you have understood chapter 3 which was minerals and power resources. So without wasting any further time, let's get into the chapter. The first question that is there on your book is name any 3 common minerals which are used in your daily life. सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें हमारी डेली लाइफ में यूज करने वाले 3 मिनरल्स का नाम लेने हैं. याद है जब मैंने आपको शुरुआत में मिनरल्स पढ़ाए थे, क्या है मिनरल्स, क्या इनके डेली यूजेस, तो उस समय में मैंने आपको बताया था कि जो नमक आप खाते हो, सॉल्ट, वो भी एक मिनरल है. दूसरी बात मैंने बताया था आयरन भी एक मिनरल है. आयरन से बनी हुई बहुत सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टील, राइट, या फिर अलॉय के फॉर्म में यूज़ करते हैं. और तीसरा कॉपर. जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं उन सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में कॉपर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादातर होता है. तो इन 3 मिनरल्स का नाम आप लिख सकते हो कि ये 3 मिनरल्स हैं जिनको आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. इसके अलावा हमने ये भी समझा था कि मिनरल क्या होता है. मिनरल एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसका कि एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होता है और हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो ये तीनों ही चीज़ें मिनरल हैं क्योंकि ये सब के सब डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है इनकी और इनको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन ओर, वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड. सो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि ओर क्या होता है. मैंने आपको बताया था कि ओर एक किस्म का रॉक है. ओर इज नथिंग बट अ रॉक, बट डिफरेंस रॉक और ओर में यही आ जाता है कि ओर में कमर्शियली वायबल और कमर्शियली एक्सप्लॉयटेबल जो मिनरल है एक्सट्रैक्ट किया जाता है उससे. मतलब उसमें इतनी क्वांटिटी होती है मिनरल की जो कि इकोनॉमिकली वायबल बनाती है उससे मिनरल के एक्सट्रैक्शन को. एक ओर में भी कोई फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन नहीं होता और एक रॉक में भी फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन नहीं होता. बट रॉक और ओर में यही डिफरेंस है कि रॉक में इतना कम क्वांटिटी होगा मिनरल का कि जो आप कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कि कितना क्वांटिटी है उसमें मिनरल में. फॉर एग्जांपल एक रॉक है और एक ओर है. रॉक में हो सकता है कि 10 मिलीग्राम ऑफ आयरन ही हो, 10 मिलीग्राम ही हो आयरन का, मगर उस 10 मिलीग्राम आयरन को निकालने के लिए हमें 100 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे और उस 10 मिलीग्राम ऑफ आयरन की कॉस्ट कितनी थी, 50 रुपीज. तो वो एक रॉक कहलाएगा, वो एक ओर नहीं कहलाएगा क्योंकि उसमें से जो एक्सट्रैक्शन का हमारा कॉस्ट है वो ज्यादा है. किससे? उस मिनरल के कॉस्ट से. और ओर में क्या प्रॉब्लम है, ओर में क्या अच्छी चीज है, ओर में अच्छी चीज ये है कि ओर में जो क्वांटिटी है, कमर्शियल क्वांटिटी है मिनरल की, वो ज्यादा होती है जिसके वजह से उससे एक्सट्रैक्ट करना मिनरल एक फायदेमंद प्रोसेस होता है. बस यही था हमारा कौन सा वाला ओर क्या है. तो ओर को अगर हम डिफाइन करें तो क्या है, सिंपल सी चीज है. ओर एक रॉक है जिसमें कि कमर्शियली वायबल मिनरल की क्वांटिटी होती है जिससे हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. एक ओर में एक या एक से ज्यादा मिनरल्स हो सकते हैं और साथ ही साथ उसमें कुछ इंप्योरिटीज भी होती हैं. ये तो है हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जिसमें कि हम डील कर रहे हैं व्हाट इज एन ओर. इसके बाद इसका एक सेकेंड पार्ट भी है. सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट इसका यह है कि जनरली जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं उनके ओर्स कहां पाए जाते हैं. तो हमने आपको पहले ही बताया था कि मेटालिक मिनरल्स के जो ओर्स हैं वो ज्यादातर आप इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं. उसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि इग्नियस रॉक्स क्या हैं. इग्नियस रॉक्स वो हैं जो कि मैग्मा के कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से बनते हैं. और आपको ये तो बात अच्छी तरीके से पता ही है कि धरती के अंदर मिनरल्स होते हैं तो वो मिनरल्स लावा के फॉर्म में बाहर आते हैं. जब वो ठंडे होते हैं तो वो रॉक बनते हैं और वो इग्नियस रॉक बन जाते हैं. तो मेटालिक मिनरल्स कहाँ पे पाए जा रहे हैं? इग्नियस रॉक में पाए जाते हैं. इसके अलावा मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? चेंज्ड फॉर्म है इग्नियस रॉक का, इसीलिए उसमें भी ये मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं. सो हमारे 2 क्वेश्चंस खत्म. तीसरा क्वेश्चन है कि कोई 2 रीजन्स हमें बताने हैं इंडिया में जहां पे नेचुरल गैस मिलती है. बहुत बड़ा भंडार हमारे पास नहीं है बट फिर भी 2-4 रीजन्स हैं जहां पर हमारे को ये नेचुरल गैस मिलती है. मैंने आपको ये भी बताया था कि नेचुरल गैस कब आप लेते हैं, कब एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब आप पेट्रोलियम
एक्सट्रैक्ट करते हैं रॉक से तो उसके साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट की तरह नेचुरल गैस भी कहाँ पर आती है, सरफेस पे आती है। तो सिंपल सी बात है, जहां पर पेट्रोलियम होगा वहां पर नेचुरल गैस भी होती है। तो हमारा नेचुरल पेट्रोलियम कहाँ था, बॉम्बे हाई में था, यहाँ पर भी बॉम्बे हाई में। गोदावरी कृष्णा बेसिन में था, यहाँ पर भी गोदावरी कृष्णा बेसिन में। इसके अलावा अगर आपको और याद करना है तो आप त्रिपुरा भी याद कर सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा हटके है, लोगों का ध्यान उतना जाता नहीं है, बट त्रिपुरा में भी नेचुरल गैस का भंडार है। तो 3 क्वेश्चंस खत्म हमारे। लेट्स लुक एट द 4th क्वेश्चन। इट सेज, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें आपको जो टेक्स्ट बुक में दे रखा है वो सिर्फ पूछा है कि आपको सजेस्ट करना है, एक लोकेशन दी हुई है, उसके हिसाब से आप कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी वहां पर रिकमेंड करोगे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट हमने क्या किया है, हमने उसके पीछे रीजनिंग भी प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे हो सके। फॉर एग्जाम्पल 3 एरियाज यहाँ पे लिए हैं, एक रूरल एरिया, दूसरा कोस्टल एरिया और तीसरा है एरिड रीजन्स। तीनों का मतलब मेरे ख्याल से क्लियर ही है। रूरल एरियाज मतलब गांव के एरियाज। गांव के एरियाज में आप कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी से आपका प्रेफरेंस रहेगा। तो गांव में देखो, बायोगैस किससे बन रही थी हमारी, बायोगैस हमारी ऑर्गेनिक से बन रही थी। और साथ ही साथ जब बायोगैस हम बना रहे थे तो बायोगैस में हमारा जो बाई प्रोडक्ट था यानी मैन्योर था वो भी था। तो गांव में खेती होती है तो बाई प्रोडक्ट भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा, मैन्योर भी अच्छे से इस्तेमाल हो जाएगा, प्लस ऑर्गेनिक वेस्ट की वहां पर कोई कमी है नहीं। वहां पर हम कैटल्स पालते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से ऑर्गेनिक वेस्ट की भी कमी नहीं है, तो रॉ मटेरियल की भी कमी नहीं है। और दूसरी बात क्या होगा कि हमारा बाई प्रोडक्ट भी है, कौन सा, मैन्योर, जिसके वजह से हमारे पास डबल फायदा हो जाएगा। इसलिए एक रिकमेंडेशन हमारी ये रहेगी कि हम किसका इस्तेमाल करें, बायोगैस का इस्तेमाल करें रूरल एरियाज में। इसके अलावा रूरल एरियाज अगर ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में पाए जाते हैं, अगर वैसा कोई गांव है तो वहां पर हम सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल है कि रिकमेंडेशन क्यों है सोलर एनर्जी की। सिंपल सी बात यह है कि सोलर एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये होनी चाहिए कि भाई हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए। गांव में तो हाई राइज बिल्डिंग होती नहीं है, सोलर एनर्जी आराम से आ सकती है, हम उसको ट्रैप कर सकते हैं और उससे हमारा काम बन सकता है। तो 2 रिकमेंडेशन हमने दी, एक सोलर एनर्जी की, दूसरी बायोगैस की। कहाँ के लिए, रूरल एरियाज के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज मतलब तटवर्तीय इलाके, समंदर वाले एरियाज, राइट, जहां पे बीचेस हैं, जहां पर समंदर वाली एरियाज। आपको ये बात मैंने अच्छे तरीके से बताई थी कि समंदर वाले एरियाज में कंटिन्यूअस ब्रीज चलती है, लैंड ब्रीज चलती है, सी ब्रीज चलती है, वो वहां की रेगुलर फिनोमेना है। अगर कोई भी जगह जहां पर रेगुलर स्टेडी विंड्स चलती रहती हैं, वहां पे आप विंड एनर्जी का काफी ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक रिकमेंडेशन हमारी होगी विंड एनर्जी की। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि कहीं कहीं पर कोस्टल एरियाज में नैरो ओपनिंग होती है, लैंड की कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होती है कि वहां पर नैरो ओपनिंग होती है, और जहां नैरो ओपनिंग होगी वहां पर क्या होगा, वहां पर आसानी से आप टाइडल एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 रिकमेंडेशंस यहां पर भी हो गई, एक टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल हो गया और दूसरा हमारा कौन सा हो गया, विंड एनर्जी का हो गया। तीसरा आता है एरिड रीजन। एरिड रीजन मतलब सूखा रीजन। अगर कहीं सूखा रीजन है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सूखे रीजन में आपको सन की कोई भी कमी नहीं है, वहां पर आप सोलर एनर्जी का अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी एक रिकमेंडेशन एरिड रीजन में कौन सी हो गई, सोलर एनर्जी की हो गई। हर जगह ब्लेस्ड है, बस हमें दिमाग लगा के देखना पड़ेगा कि कौन सी एनर्जी को हम वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद ये बोल रहा है कि कुछ 5 तरीके बताने हैं जिससे कि हम अपने घर में एनर्जी को बचा सकते हैं। आई वॉन्ट यू टू सी द स्लाइड। ये है स्लाइड। इनफैक्ट अगर पहली वाली स्लाइड नहीं दिखी थी मेरी वजह से तो ये मैं दिखा देता हूं। ये पूरी स्लाइड थी, आप देख सकते हो। ये है हमारी प्रेजेंट स्लाइड। यहां पर 5 तरीके बताने हैं जिससे कि हम एनर्जी को बचा सकते हैं हमारे घर की एक्टिविटीज को कुछ मॉडिफाई करके। कैसे कर सकते हो आप, सिंपल सी बात है। देखो यार, अगर आप खाना बना रहे हो तो आप प्रेशर कुकर में बनाओ। उससे क्या फायदा होगा प्रेशर कुकर से, प्रेशर कुकर में सीटी जल्दी लगती है, जिसके वजह से आप जो बहुत लो फ्लेम में खाना पकाओगे उसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारी गैस, बहुत सारा फ्यूल लगेगा, वो बच सकता है। तो पहला कौन सा वाला हो गया हमारा, यूजिंग प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरी चीज ये हो गई कि जब आप घर में नहीं है या आप किसी कमरे में नहीं है,
उस कमरे का एसी, उस कमरे का फैन, उस कमरे की चीजों का इस्तेमाल करना बंद करें, क्योंकि वो जो फैन घूम रहा है उसके पीछे कहीं कोयला जल रहा है, या अगर हम उसको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो उसके पीछे कहीं कोयला जल रहा है। अगर आपका उसका इस्तेमाल नहीं है तो फालतू में उस कोयले को जला के, पोल्यूशन फैला के और स्टॉक खत्म करके क्या फायदा है, राइट? तो हम ये भी नहीं करेंगे, इसको अवॉइड करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमारे को जब कपड़े सुखाने हों तो उसको हमें इलेक्ट्रिक ड्रायर की जगह पर हमें सनलाइट में सुखाना चाहिए। बहुत मल्टीपल फायदे हैं। देखो, अगर आप इलेक्ट्रिक ड्रायर में सुखाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक ड्रायर में सुखाने से ये होगा कि भाई आपको उसके लिए एनर्जी, उसके लिए पावर का इस्तेमाल करना होगा, राइट? और उस पावर का इस्तेमाल करने की वजह से क्या होगा, पीछे कोयले जलेंगे, राइट? या फिर कुछ ना कुछ आपका स्टॉक लिमिटेड है और आपका वो खत्म होगा। बट अगर आप सनलाइट के नीचे कर रहे हो तो सूरज जो है वो क्या है, वो खत्म ना होने वाली चीज है। और दूसरी बात यह है कि सोलर एनर्जी में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिससे आपके बैक्टीरियाज भी जो है वो मरते हैं। तो इसलिए आपको सोलर एनर्जी में कपड़े सुखाने चाहिए। ये 3 हो गए। चौथा ये हो गया कि यूजिंग बायोगैस एज कुकिंग फ्यूल। मैंने आपको बताया था कि बायोगैस को बनाना कितना आसान है, राइट? और बायोगैस क्या थी? एसेंशियली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का एक मिश्रण थी, राइट? सो बायोगैस आप ऑर्गेनिक जो है वेस्ट से आसानी से बना सकते हो। इनफैक्ट हमारे यहाँ दिल्ली में और अब तो बहुत सारी जगहों में क्या हो रहा है कि जो टपरी वाले हैं, जो चाय की टपरी में रहते हैं, उन लोगों ने क्या करना शुरू किया है, उन लोगों ने जो है वो बायोगैस बनाना शुरू कर दिया है और वो अपना उसे सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा प्रमोटिंग द यूज ऑफ सोलर एनर्जी एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि जब आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करोगे आप खुद की ऊर्जा बनाओगे और वो भी एक इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी के माध्यम से, तो उससे फायदा ये होगा कि पीछे जो जलने वाला कोयला है उससे होने वाला जो पोल्यूशन है और ये जो एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे हम लोगों को काफी ज्यादा आराम मिल जाएगा और काफी हमारा बेनिफिट हो जाएगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली देखने की जरूरत होती है, बिकॉज ऑफन वी मेक मिस्टेक्स। एक बार क्वेश्चन को देख लेते तो हमें समझ में आता है, ओ वी नो दिस, बट इंपॉर्टेंट इज कि आप उसको बहुत केयरफुली देखें। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन, इट सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मिनरल। सो जैसे ही आपके दिमाग में आएगा तो मिनरल के बारे में तो मैं सब जानता हूं, सर ने पढ़ा है कि मिनरल जो है उसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, वो एग्जॉस्टेबल है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जाहिर सी बात है, क्योंकि हर जगह ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड पाया जाता है, हर जगह आयरन पाया जाता है। कहीं पर आयरन ज़्यादा, कहीं पर गोल्ड ज़्यादा, तो इस तरह कहीं कोयला ज़्यादा, इस तरीके से अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा, और आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस क्वेश्चन इज आस्किंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मिनरल। सो हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मिनरल का। सो यहां से शुरू करते हैं। देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। ये तो बात सही है भाई कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइवन है। कहीं पे ज्यादा कोयला तो कहीं पे ज्यादा गोल्ड, कहीं पे ज्यादा तेल तो कहीं पे ज्यादा आयरन। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके, दूसरा देखते हैं, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। याद है हमने जब डेफिनेशन पढ़ा था, दीज आर द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। तो यानी ये भी एक मिनरल का फीचर है, तो यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। जी बिल्कुल ठीक है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है। मिनरल्स तो वही होते हैं जिनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी वी आर लेफ्ट आउट विद वन ऑप्शन विच इज दे आर इनएग्जॉस्टेबल। जाहिर सी बात है कि मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल, इसीलिए तो हमारे को उसको कंजर्व करने की बात हो रही थी। एक सब टॉपिक पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। तो कंजर्वेशन करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि इनका एक लिमिटेड स्टॉक है, इनएग्जॉस्टेबल नहीं है, ना खत्म होने वाले नहीं है। सो ये हमारा आंसर हो जाता है सी। ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जो मिनरल का नहीं होता। दूसरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ माइका। इनमें से माइका को कौन प्रोड्यूसर नहीं है। लेट मी टेल यू, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। ठीक है, अब इसको कहाँ, इंडिया में कहाँ कहाँ कोई माइका पाया जाता है या माइका प्रोड्यूस होता है, इसको याद करने की एक आसान सी ट्रिक है। माइका का सबसे बड़ा बाजार इंडिया में, क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सो सिर्फ हमें बाजार लिखना है, BAJR। बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान।
बस सिंपल सी बात है, हमें देखना है कि इसमें से वो कौन सा ऑप्शन नहीं है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा है नॉट अ प्रोड्यूसर। कौन इनमें से प्रोड्यूसर नहीं है? तो बी फॉर बिहार, बिहार है क्या यहाँ पे? नहीं, चलो नहीं है। ए फॉर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है, हाँ ये तो प्रोड्यूसर है। दूसरा, तीसरा है झारखंड, झारखंड भी है। आर फॉर राजस्थान, राजस्थान भी है। कर्नाटका इसमें नहीं आता हमारे वाले ट्रिक में, इसलिए क्या है, ये कर्नाटका इसका आंसर है। एज सिंपल एज दैट। ठीक। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड? याद है जब हमने वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पढ़ा था, हमने बोला था कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में कॉपर का काफी ज्यादा भंडार पाया जाता है। तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में कौन सा पड़ता है? हमारा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में पड़ता है चिले। सो चिले बिकम्स आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सी प्रैक्टिस जो है वो हमें हेल्प नहीं करेगी किस चीज में? एलपीजी को बचाने में, किचन में। जाहिर सी बात है, पहले इससे देखते हैं, ऊपर से शुरू। इसका बारे में हमें श्योर नहीं है। सोकिंग द दाल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग इट, ठीक है, अभी हमारे को पता नहीं है कि क्या इसको करने से हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी, तो हम इसको होल्ड पे डाल देते हैं। कुकिंग फूड इन अ प्रेशर कुकर, डेफिनेटली हाँ, ये हमारे एलपीजी को बचाने में काम करेगा, क्योंकि उसका सिंपल सा रीजन ये है कि प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बनता है, इसलिए हमें कम एनर्जी बर्बाद करने की जरूरत पड़ेगी, यानी कम फ्यूल हमारे को जरूरत पड़ेगी। तीसरा ये है कीपिंग द वेजिटेबल चॉप्ड बिफोर फ्लेम। जाहिर सी बात है, अगर सब्जियां आपने पहले से काट ली हैं तो आपको ज्यादा फ्यूल बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। सो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी हमारे को क्या कर रहा है, हमारे को एनर्जी को कंजर्व करने में हेल्प कर रहा है। चौथा देखते हैं, कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम। हाँ, अगर हम ये चौथा वाला करते हैं तो धीमी आंच में जब आप ओपन फ्लेम में रखोगे, आपने कोई प्रेशर नहीं क्रिएट किया, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्यूल लगेगा, यानी डेफिनेटली दिस बिकम्स आवर आंसर, क्योंकि इससे हम अपने एलपीजी को कंजर्व कर नहीं सकते। ठीक है, इससे हमारा इनफैक्ट और ज्यादा हमारा जो गैस है वो बर्बाद होगी। ठीक है, सो आज इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपके ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है आप श्योर ना हो। जब ऐसा हो तो बाकी तीन ऑप्शंस को बहुत ही केयरफुली ध्यान से पढ़ो, आपके आंसर्स उसमें से ही छुपे होंगे। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It say environmental aspects must be carefully looked into before building huge dams. So we have to give reasons for it. क्योंकि देखो, डैम्स बनाने के फायदे तो हमने देख लिए कि बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि इरिगेशन के लिए पानी मिलना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का डेवलप होना, इसके अलावा रिक्रिएशनल पर्पस, ऐसे न जाने कितने सारे फायदे हमने देखे थे, और जिसके वजह से हम इन हाइडल प्रोजेक्ट्स को मल्टीपर्पज हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स कहते हैं, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे पर्पजेस सॉल्व होते हैं। बट एज दे से कोई भी चीज़ पूरी तरीके से अच्छी नहीं होती, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो जब आप बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है वो ये आती है कि जो एक मेन पर्पस है फ्लड को कंट्रोल करने का, वो इससे बीट हो जाता है। मगर कभी कभी ये हो जाता है कि जिस पर्पस के लिए हम ये क्रिएट कर रहे हैं वो उल्टा काउंटर एक्ट करता है। कैसे? जब बहुत ज़्यादा जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपको पानी छोड़ना ही पड़ेगा, डैम से, गेट से आपको पानी छोड़ना ही पड़ेगा, और जब आप ऐसा करोगे तो वहाँ पर फ्लड्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पहला, तो ये हमारा पहला वाला हो गया, फ्लड थ्रेट्स लूम लार्ज, पहला। दूसरा, सेस्मिक। कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाती है तो उससे जो एनर्जी लगती है उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसके वजह से कभी कभी सेस्मिक वेव्स निकलती हैं। सेस्मिक वेव्स मतलब अर्थक्वेक टाइप की वेव्स निकलती हैं, जिससे कि क्या हो सकता है, आसपास में थोड़ा सा एक माइनर स्केल का ये चीज़ आ सकती है। आपका काम यह है कि आपको देखना है कि इंडिया में भी कोई एक ऐसा रिवर है, कोई ऐसा डैम है जिसके ऊपर बना हुआ, जो कि अपनी सेस्मिसिटी के लिए जाना जाता है। वो कौन सा डैम है, आप उसको फाइंड आउट करना। ठीक है। तीसरा ये है कि जब आप डैम्स बनाते हैं तो डैम्स बनाने के लिए आपको वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको वहाँ से डिस्प्लेस करना होता है। आप सोचिए, आप अपने घर में रुके हुए हैं, अचानक से सरकार आपको बोलती है कि हम आपके घर से आपको अभी हटा रहे हैं, उसके लिए हम आपको कॉम्पनसेशन ज़रूर दे देंगे, और उसके लिए हम आपको
पैसे पे कर देंगे, बट क्या आपको अच्छा लगेगा कि जहाँ पर आप रहते थे, जहाँ से आपकी यादें जुड़ी हैं, अचानक से आपको वहाँ से हटा दिया जाता है। बट फॉर अ लार्जर गुड दीज थिंग्स आर डन, बाद में उसका फायदा सबको मिलता है। बट एक नेगेटिव पॉइंट तो होता ही है कि वहाँ से डिस्प्लेस होती हैं लोकल कम्युनिटीज, यानी ये तीसरा पॉइंट आ जाता है, पीपल आर डिस्प्लेस्ड। इसके अलावा जब आप डैम्स बनाओगे तो डैम शहर में तो बनेंगे नहीं, डैम्स बनते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे नदियों का फ्लो काफ़ी अच्छा होता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंडफॉर्म्स होते हैं, काफ़ी पहाड़ से हाइट से उसको हम पानी को नीचे गिराते हैं। ऐसे में वो सारी जगह जो है जंगलों से काफ़ी ज़्यादा सराउंडेड होती है। बट डैम्स जब आप बनाओगे तो आपको क्या करना होगा, उन जंगलों को काटना होगा, यानी डिफॉरेस्टेशन करना होगा। और डिफॉरेस्टेशन से होने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसको मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने पहले चैप्टर्स में बहुत सारा कर रखा है, राइट। तो ये डिफॉरेस्टेशन हो गया। इसके अलावा एक्वेटिक लाइफ या फिर सिल्टिंग, ये भी प्रॉब्लम होती है। एक्वेटिक लाइफ में मतलब जब पानी का एक रेगुलर फ्लो बना रहता है तो उसमें एक्वेटिक लाइफ पनपती है, ग्रो करती है, फॉस्टर करती है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप डैम्स बना देते हैं तो आप नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर अफेक्ट होता है तो उससे एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। सो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके अलावा सिल्टिंग होती है, मतलब खूब सारा रेत जो है वो डिपॉजिट हो जाता है डैम के इस तरफ, यानी जहाँ पानी स्टोर किया जा रहा है, जिसके वजह से जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होती जाती है उस डैम की, और इन लॉन्गर रन वो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी करती है। सो ये सारे चीज़ें हैं जो कि क्या हैं, ये सारे डीमेरिट्स हैं डैम्स बनाने के। मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइंस। ज़्यादातर आप देखोगे पूरी इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं ऐसी जगह पर रहती हैं जहां पास में कोल माइन होता है। इसका रीज़न देना है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर दिया। जाहिर सी बात है, कोयला एक फ्यूल है और फ्यूल को आप एनर्जी के पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो उससे जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो भी काफ़ी बच जाता है, और दूसरी आपकी एनर्जी फ्यूल की जो नीड है वो भी पूरी हो जाती है। ठीक है, सो दिस बिकम्स आवर आंसर। नेक्स्ट स्लाइड इज, अब हमें डिस्टिंग्विश करना है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में, और बायोगैस और नेचुरल गैस में। तो सबसे पहले कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल को देख लेते हैं। कन्वेंशनल का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको उस समय पढ़ाया भी था, कन्वेंशनल मतलब होता है जो हम लार्ज स्केल पे यूज कर रहे हैं, जो हम बहुत समय से यूज करते आ रहे हैं, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा जो फॉसिल फ्यूल्स हम यूज करते हैं एनर्जी के पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल फायरवुड, फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, ये सारे क्या हैं, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ज़्यादातर जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से पल्यूटिंग होते हैं, इनसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए तो हम नॉन कन्वेंशनल की तरफ सोच रहे हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। सो अगर कन्वेंशनल हो गया तो उसका उल्टा कर दीजिए, नॉन कन्वेंशनल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट पॉइंट सेज दीज सोर्सेज हैव बीन इन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आर वाइडली यूज। बहुत लंबे समय से यूज किए जा रहे हैं और बहुत लंबे स्तर पे यूज हो रहे हैं। तो नॉन कन्वेंशनल क्या होगा, हम रिलेटिवली उसको नया यूज कर रहे हैं और अभी इतनी ज्यादा लार्ज स्केल पे इसका यूज नहीं हो रहा है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, दे आर लेस इको फ्रेंडली, ऑफ कोर्स दे विल बी मोर इको फ्रेंडली। याद है आपको, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, वो इतना पोल्यूशन कहाँ कर रहे थे, इनफैक्ट बहुत ज्यादा कम कर रहे थे, राइट, कर ही नहीं रहे थे कुछ कुछ। तो एग्जाम्पल फायरवुड, कोल और पेट्रोल, और उसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, वही बायोगैस, वही आपका जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब कन्वेंशनल हो जाएंगे, नॉन कन्वेंशनल हो जाएंगे। इसके बाद बायोगैस और नेचुरल गैस, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो बायोगैस कैसे मिलती है हमारे को, बायोगैस हमारे को मिलती है ऑर्गेनिक वेस्ट से, राइट, इसी से हम बनाते हैं बायोगैस। और नेचुरल गैस कैसे मिलती है, ये एक बाई प्रोडक्ट की तरह हमें मिलती है जब हम पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि बायोगैस हमारी क्या थी, वो एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी थी, जबकि नेचुरल गैस क्या थी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी थी। इसी से आप नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशन से एक और पॉइंट डिराइव कर सकते हो कि ये जो होगा क्या होगा, ये कम पल्यूटिंग होगा और ये रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा पल्यूटिंग होगा। ठीक है, इसके अलावा ये रिन्यूएबल है बायोगैस, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है और ऑर्गेनिक मटेरियल रिन्यूएबल मटेरियल है। और वहीं पे नेचुरल गैस क्या है, फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल के साथ मिलता है, जिसके वजह से इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल है, सिंपल। इसके बाद हमारा आ जाता है फेरस मिनरल्स के बीच में क्लासिफिकेशन और नॉन फेरस के बीच में, मेटालिक मिनरल्स में और नॉन मेटालिक मिनरल्स में।
जाहिर सी बात है, हमने ये भी कवर किया हुआ है। फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं? वो मिनरल्स जिसमें कि आयरन होता है उसे हम फेरस कहते हैं, जिसमें आयरन नहीं होता उसे हम नॉन फेरस कहते हैं। जाहिर सी बात है कि जिसमें आयरन होगा वो क्या करेगा, वो थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और नॉन फेरस जो है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल कर लो और उसके कुछ एग्जाम्पल कर लो। फॉर एग्जाम्पल फेरस अगर मिनरल्स के एग्जाम्पल करने हैं तो हम आयरन, निकल, कोबाल्ट ये सब कर सकते हैं, और इसके अलावा नॉन फेरस के करने हैं तो एल्यूमिनियम कर सकते हो, कॉपर कर सकते हो, सिल्वर, गोल्ड, दे आर ऑल नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स। ओके, अब हम बात करेंगे मेटालिक मिनरल। हैं तो दोनों मेटालिक मिनरल्स, फेरस भी और नॉन फेरस भी, बट बस आयरन की प्रेजेंस और उससे होने वाले इफेक्ट से इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है। इसके बाद आता है मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स। सिंपल सी बात है, मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, जनरली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जो जनरली हार्ड होते हैं, जिनमें जनरली शाइन होती है, जो जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बस इसके अपोजिट कर दो, जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जनरली ये हार्ड नहीं होते, जनरली इनमें शाइन नहीं होती। एग्जाम्पल एक इसका दे दो, एक एग्जाम्पल इसका दे दो। इसका एग्जाम्पल आप जो है आयरन दे सकते हो, और नॉन मेटालिक मिनरल का एग्जाम्पल आप जो है माइका दे सकते हो, लाइमस्टोन दे सकते हो। ये सब उसके हैं, दोनों ही मिनरल, मगर एक मेटालिक है, एक नॉन मेटालिक है। समझ में आ गया? With this we complete, I think we have completed, we have completed question and answers of chapter 3. I hope the chapter was clear and so were the question and answers. अगर इसमें कोई doubt है तो regular drill, put down the questions in your comment box. I will try to answer. Rest, best of luck. Thank you so much.